नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो है एडिटोरियल करंट अफेयर्स के न्यू बुक में दिया हुआ चैप्टर, और चैप्टर है न्यूज एट 365, जिसमें संपूर्ण एक वर्ष के समसामयिक की महत्वपूर्ण घटनाक्रम का विशेष वर्णन रहता है। तो आइए एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024। वक्फ संशोधन विधेयक आया है 2024। ये स्रोत है PRS। यह विधेयक कब आया है? तो 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या क्या है? विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दस्ता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है। विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। पहले वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे। विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होने जरूरी नहीं है। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों से कम 1 सदस्य होना चाहिए। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदायों से भी एक सदस्य होना चाहिए अगर उनके पास राज्य में वक्फ है तब। विधेयक में ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। विधेयक केंद्र सरकार को निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है: पंजीकरण, वक्फ के खातों का प्रकाशन और वक्फ बोर्ड की कार्यवाही का प्रकाशन। विधेयक केंद्र सरकार को CAG या किसी नामित अधिकारी से वक्फ के खातों को ऑडिट कराने का अधिकार देता है। वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों, सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति JPC का गठन किया गया था। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में। आइए अब देखते हैं IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार। गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं को समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की थी। प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। अब भारतीय न्याय संहिता BNS क्या है? भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह संहिता जनवरी 1860 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हुआ था। IPC 1860 में 23 अध्याय और 511 धाराएं थी। 23 अध्याय 511 धाराएं थी, जिससे BNS 2023 में 20 अध्यायों और 358 धाराओं में संयोजित किया गया है। 20 अध्याय और 358 धाराओं में संयोजित किया गया है। अब विषय था अगर हत्या है तो IPC में धारा 300 लगता था, BNS में धारा 101 लगेगा। हत्या के लिए सजा धारा 302, BNS में धारा 103। हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा धारा 303, अब BNS में धारा 104 लगेगा। बलात्कार के लिए पहले धारा 375 था, BNS में अब लगेगा धारा 63। बलात्कार के लिए सजा धारा 376, BNS में लगेगा धारा 64। दहेज हत्या धारा 304 भी, BNS में धारा 80 लगेगा। मानव तस्करी धारा 370, अब BNS में लगेगा धारा 143। चोरी के लिए सजा धारा 379, इसमें लगेगा धारा 373।
3(2) नए प्रावधानों को जोड़ना, क्या जो है धारा 48 में भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना, धारा 69 लगेगा छल पूर्ण तरीके से आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाना, धारा 95 में किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या उसे शामिल करना, धारा 111 है संगठित अपराध और धारा 112 छोटा मोटा संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य जो हुआ धारा 113, धारा 152 लगेगा भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य पर, धारा 226 लगेगा वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, धारा 304 छीनना या स्नैचिंग। प्रमुख विलोपन है अप्राकृतिक यौन अपराध धारा 377 व्यभिचार और ठग आदि पर लगेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, BNSS में 531 धाराएं और कितना 39 अध्याय है, जबकि CRPC में 484 धाराएं और कितना है 38 अध्याय है, कितना 38 अध्याय है, और ये इसमें कितना हो गया ये 39 अध्याय। नए प्रावधानों को शामिल किया है धारा 86 में घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की, धारा 105 ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग, धारा 107 संपत्ति की कुर्की जब्ती या वापसी, धारा 172 पुलिस के वैध निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति, धारा 336 कुछ मामलों में लोक सेवकों विशेषज्ञों पुलिस अधिकारियों को साक्ष्य, धारा 356 घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच परीक्षण या निर्णय, धारा 398 गवाह संरक्षण योजना, धारा 472 मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका, धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक मोड में परीक्षण और कार्यवाही की जाएगी। BNSS की प्रमुख विशेषताएं हैं। FIR के अगर बारे में जानते हैं तो FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध का क्षेत्र कुछ भी हो, पहला। दूसरा, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। तीसरा, प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। बयानों की रिकॉर्डिंग पे अगर कहा जाए तो बलात्कार पीड़िता का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे बयान मोबाइल फोन सहित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष अधिक आयु के किसी भी पुरुष, किसी भी महिला, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय अपराधों में गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना होगा। क्या होगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना होगा। गिरफ्तारी की अगर बात करें तो 3 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधों में DSP की अनुमति के बिना वृद्ध या सख्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। गिरफ्तार व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस रिमांड मांगा जा सकता है। आरोपी का रिमांड BNSS के तहत मांगी जा सकती है उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 40 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के लिए दंडनीय है। उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 60 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्षों से अधिक कारावास के लिए दंडनीय है। BNSS और पोक्सो के तहत कुछ यौन अपराध मामलों की जांच सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसे नए अधिनियम में 170 धाराएं हैं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थी। यह किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होती है। इसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल है, लेकिन किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हल्फनामों या मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। प्रमुख प्रावधान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक नई धारा 61 जोड़ी गई है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेजी साक्ष्य के बराबर कानून वैधता प्राप्त होती है। द्वितीयक साक्ष्य, इसमें निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियां, दस्तावेजों के समकक्षों से बनाई गई प्रतिलिपियां, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों की सामग्री के मौखिक विवरण। दस्तावेज नोट में दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। DNA साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान है। अब आइए जानते हैं न्यूज 24वां SCO शिखर सम्मेलन के बारे में। SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक SCO शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की अध्यक्षता में अस्ताना में आयोजित की गई। कहाँ? कजाकिस्तान की अध्यक्षता में अस्ताना में आयोजित की गई SCO शिखर सम्मेलन। SCO शिखर सम्मेलन 2024 का
मेन क्या पॉइंट है कि नया सदस्य बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य देश बन गया। कौन बन गया? बेलारूस। बेलारूस। अस्ताना घोषणा। अस्ताना में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अस्ताना घोषणा को अपनाया गया तथा ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना सुरक्षा पर 25 रणनीतिक समझौते को मंजूरी दी गई। 2025 से 27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग कार्यक्रम। 2024 से 29 के लिए मादक पदार्थ विरोधी रणनीति। 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाया गया। 2030 तक ऊर्जा सहयोग के लिए रणनीतियां बना। चीन के किंगदाओ शहर को 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के बारे में जानते हैं। एससीओ का मूल 1996 में गठित संघाई 5 में निहित है। इसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। 15 जून 2001 को संघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एससीओ की स्थापना की गई। इसमें छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को भी शामिल किया गया। सचिवालय इसका जो है वो बीजिंग में है। इस समूह का विस्तार 2017 में किया गया जब भारत एवं पाकिस्तान इसके सदस्य बने। ईरान 2023 में समूह में शामिल हुआ तथा बेलारूस 10वां एवं सबसे नया सदस्य है। बेलारूस जो है 10वां एवं सबसे नया सदस्य है। अब जानते हैं रुद्रम 1 मिसाइल के बारे में। हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। मुख्य विशेषताएं क्या है? तो मुख्य विशेषताएं जो है रुद्रम का, यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। हवा से सतह पर मार करने के लिए एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसे इंटरटियल नेविगेशन सिस्टम आईएनएस, जीपीएस नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है, जिसे यह विकिरण उत्सर्जित करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है। मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है, 500 से 1500। अब आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता यूसीसी के बारे में। प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले तथा भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूं कि देश के लिए धर्मनिरपेक्षता नागरिक संहिता को मांग करने का समय आ गया है। अब यूसीसी के बारे में जान लेते हैं। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता या समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामले पर लागू होती है। इसे राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है। गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में, लेकिन स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला पहला राज्य है। कौन? गोवा। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्य समिति का गठन किया गया था। रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए। शाह बानो मामले 1985 एवं सायरा बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। बीएन राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून क्या क्या है? हिंदू व्यक्तिगत कानून में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में क्या है? व्यक्तिगत कानून संहिता अधिनियम 1937। पारसी व्यक्तिगत कानून में है पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। ईसाई व्यक्तिगत कानून में है ईसाई विवाह अधिनियम 1872। अब आइए जानते हैं अगला न्यूज, एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधान को समझने वालों से आग्रह करता हूं कि वे भारत के प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आए। बार बार चुनाव देश में गतिरोध पैदा करते हैं। आज हर योजना और पहल ऐसा लगता है यह चुनाव चक्र से प्रभावित है और हर गतिविधि राजनीतिक विचारों से रंगी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित
राज्य स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है। समिति की मुख्य सिफारिशें क्या क्या है? पैनल में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। स्थानीय निकाय चुनाव भी 100 दिनों के भीतर होने चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324A लागू किया जाएगा। सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो वे नव निर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के लिए अंत तक अस्तित्व में रहेगी, जब तक इससे पहले भंग न कर दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है, में संशोधन करने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है। संविधान संशोधनों को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक होगा। ONOE को लागू करने के लिए आवश्यक परिवर्तन क्या है? अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि, अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं का विघटन, अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात स्थितियां, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कई प्रावधान। विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट ONOE के पक्ष में है। समिति के अन्य सदस्य थे सुभाष कश्यप, अधिवक्ता हरीश सौलवे, अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, संजय कोठारी और अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन जुड़ने से इनकार कर दिए थे। अब आइए सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माने का प्रावधान है, केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। प्रमुख प्रावधान में क्या क्या है? इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। प्रयोज्यता UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को कवर करता है। हाइड्रोजन परियोजना क्या है? हाइड्रोजन परियोजना भाई, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने के लिए हाइड्रोजन परियोजना की घोषणा की है। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोन है। हाइड्रोन परियोजना की घोषणा की। हाइड्रोन का क्या पूरा नाम है? हाई द थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रॉन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर आधारित संचार अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में पेटाबाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है। यह अत्यधिक उन्नत दूरसंचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनलों का पूरक होगा। हाइड्रोन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबिट पर सेकंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से विस्तारित करेगा। दूसरे शब्दों में हाइड्रोन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। अगला न्यूज डिटेल है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वीना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय UNODC द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। यह रिपोर्ट 2015 से 21 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, जिसने लगभग 4000 पौधों और जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित किया, जिनमें से 3250 CITES परिशिष्ट में सूचीबद्ध है। पशु प्रजातियों का अवैध वन्यजीव व्यापार बाजार गैंडे की सींग 29%, पेंगोलिन के सल्क 28% और हाथी दांत 15%। पादप प्रजातियों का अवैध व्यापार बाजार देवदार 47%, शीशम 35%, अगरवुड 13%। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, 2020 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखला की तीसरी रिपोर्ट है।
रिपोर्ट वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन CITES से सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्तियों पर अद्यतन ध्यान केंद्रित करती है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसे तामजा ब्लू होल के नाम से जाना जाता है। तामजा ब्लू होल के कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तामजा ब्लू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट यानी 420 मीटर नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ है गहरा पानी। ब्लू होल जल से भरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके आधार शैल, चूना पत्थर, संगमरमर या जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों से बने होते हैं। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो हिम युग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनदों के बहाव द्वारा निर्मित हुई थी। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्ष की तुलना में 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंक 2023 में 161 से 2024 में 159 हो गई है। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है। यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता के औसतन 7.6 अंक की गिरावट आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है, जबकि डेनमार्क जो है वो दूसरे पे है। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेतक को छोड़कर बाकी सभी मामलों में गिरा है यानी खराब है। इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। भारत तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है। भारत जो है वो तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है, जो क्रमशः 158, 152 और 150वें स्थान पे है। प्रयुक्त संकेतक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग ने विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी की है। मुख्य बिंदु क्या क्या है। 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 50-60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। वर्ष 2080 के दशक के मध्य में वैश्विक जनसंख्या लगभग 10.3 बिलियन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगी। वहीं 2024 में यह 8.2 बिलियन जनसंख्या होगी। शिखर पर पहुंचने के बाद वैश्विक जनसंख्या में धीरे धीरे गिरावट शुरू होने का अनुमान है, जो सदी के अंत तक 10.2 बिलियन जनसंख्या तक गिर सकती है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2024 में 73.3 वर्ष तक पहुंच गई है। भारतीय संदर्भ की बात करें तो अनुमान है कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब होगी। 2024 में 2060 के दशक के प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी। इसके बाद 12% की कमी आएगी। इस सदी में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। हाल ही में जारी UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अनुमानतः 144 करोड़ तक पहुंच गई है। कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के लोग बीच के हैं। अगला न्यूज है अनुच्छेद 244A। हाल ही में असम के आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने का वादा किया। राज्य के भीतर राज्य, संविधान का अनुच्छेद 244A है क्या? तो 244A को 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा शामिल किया गया था। यह संसद को असम राज्य के भीतर 6ठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने के लिए एक कानून बनाने की अनुमति देता है। संविधान की 6ठी अनुसूची तथा अनुच्छेद 244A में क्या अंतर है कि 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत शासन के पहले से ही निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली परिषदें मौजूद है। हालांकि इन परिषदों के पास सीमित शक्तियां हैं। वे कानून प्रवर्तन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और उनका वित्तीय अधिकार भी सीमित है। दूसरी ओर अनुच्छेद 244A जनजातीय क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियां प्रदान करता है।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून एवं व्यवस्था पर नियंत्रण है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 की बात करते हैं। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है तथा 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट आई है। मुख्य बिंदु क्या है? वर्ष 2023 में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 67 थी, जो वर्ष 2022 में यूनिकॉर्न की संख्या 68 से 1 कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि 340 यूनिकॉर्न के साथ जो है चीन इस सूची में दूसरे स्थान पे है। शहर के हिसाब से बेंगलुरु 32 यूनिकॉर्न के साथ 7वें स्थान पर है और मुंबई 14 यूनिकॉर्न के साथ 19वें स्थान पे है। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप है जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब है तथा जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। $1 अरब। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर है। परमाणु ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है। इंटरनेशनल नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी नवीकरणीय क्षमता संख्या की 2023 के अनुसार ये है। आंकड़ा क्या है? भारत की स्थापित गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता पिछले 8.5 वर्षों में 396% बढ़ी है और 190.97 गीगावाट बड़े हाइड्रो और परमाणु सहित से अधिक है, जो देश की कुल क्षमता का लगभग 44% है। ये फरवरी 2024 तक। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 9 वर्षों में 30 गुना बढ़ गई है और फरवरी 2024 तक 75.57 गीगावाट है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 45.15 गीगावाट हो गई है। बायोमास 10.2 गीगावाट, लघु जल विद्युत 4.99 गीगावाट, बड़े हाइड्रो 46.92 गीगावाट, अपशिष्ट से ऊर्जा 0.58 गीगावाट। भारत के प्रमुख निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2030 तक देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक का कम करना है। स्टेशन शिव शक्ति की बात करते हैं तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए स्टेशन शिव शक्ति नाम को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। शिव शक्ति बिंदु क्या है? यह निर्देशांक 69.373 डिग्री एस और 32.319 डिग्री ई पर चंद्र क्रिएटर मैंजिस CR और सिम्पेलियस N के बीच स्थित है। स्टेशन शिव शक्ति नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में प्रकृति के द्वैत को दर्शाता है, जो पुरुष शिव और स्त्री शक्ति दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। 26 अगस्त 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा था उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने में इन नामों को महत्व पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने पहले चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था, जबकि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने चंद्रयान 1 के लैंडिंग स्थल के लिए जवाहर पॉइंट का सुझाव दिया था। गगनयान मिशन 1 की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। चयनित अंतरिक्ष यात्री हैं प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला ये सभी भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन के पद पर हैं। गगनयान मिशन के तो गगनयान मिशन में मानव युक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल है। गगनयान कार्यक्रम में अल्पावधि में निम्न पृथ्वी कक्ष LEO में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है और यह लंबे समय में एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की नींव रखेगा। गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत लगभग 9,023 करोड़ रुपये है। पहला मानव रहित गगनयान एक मिशन अंतिम मिशन के लिए प्रौद्योगिकी की तैयारी की जांच करने के लिए एक परीक्षण उड़ान 2024 के अंत तक शुरू होने वाली है। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LV-M3 रॉकेट का उपयोग करेगा।
इस मिशन का उद्देश्य पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली के बिना क्रू मॉड्यूल की विशेषता वाली प्रौद्योगिकी तत्परता का आकलन करना है। नीतीश डिवाइस क्या है? नीतीश डिवाइस काफी खबरों में है। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। मुख्य विशेषताएं नीतीश का पूर्ण फॉर्म नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के सहयोग से निर्मित किया गया है। यह एक अलर्टिंग डिवाइस है। इसके माध्यम से 30 मिनट पहले ही आपदा की सूचना मिलने लगेगी, जिससे व्यक्ति सतर्क हो जाएंगे। यह वज्रपात, बाढ़, अत्यधिक गर्मी, लू, शीतलहर जैसी आपदाओं में भी चेतावनी देगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पेटेंट की शक्ल के इस डिवाइस का नाम नीतीश रखा है। हिंदी रूपांतरण नित्य तीव्र एवं शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच। नित्य तीव्र एवं शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच यह शरीर की ऊर्जा से चार्ज होगा। वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2024 न्यूज में क्या है कि हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक में ऑक्सफैम की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मुख्य बिंदु क्या है? तो मुख्य बिंदु जो है वो है पूरे विश्व में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति 13 वर्षों में दुगनी बढ़ी है, जो 4 साल में कई बड़े देशों के जीडीपी वृद्धि दर से ज्यादा है। वैश्विक आबादी का सिर्फ 21% प्रतिनिधित्व करने के बावजूद ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों के पास 69% वैश्विक संपत्ति है। विश्व के 74% अरबपतियों की संपत्ति ग्लोबल नॉर्थ में है। अगले 229 साल तक दुनिया से गरीबी नहीं मिटाई जा सकेगी। भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया गया। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 यानी 2015 से 16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है? तो भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है। यह 2013-14 में 29.17% से घटाकर 2022-23 में 11.28% हो गई है। विगत 9 वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। बिहार 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय एमपीआई के सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जारी कर जुलाई 2023 में जारी किया था। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के आधार पर तैयार की गई थी। आयाम क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में 24.8% से 2019 से 21 में 14.96 हो गई है। रिपोर्ट की मुख्य बातें 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% की गिरावट। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.6% से 5.27% की गिरावट। वर्ष 2015 से 16 और 2019 से 21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। एमपीआई मूल्य में सुधार 2015 से 16 में 0.17 से 77 से क्या है 2019-20 में 0.066। सभी 12 संकेतकों में उल्लेखनीय कमी आई है। कितने? 12 संकेतकों में। राज्य का प्रदर्शन की बात करें तो बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी। बिहार में पूर्ण अवधि में एमपीआई मूल्य में सबसे तेज कमी देखी गई है। चुनावी बॉन्ड क्या है? चुनावी बॉन्ड यह राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय साधन है, जिसे 2017-18 के बजट में पेश किया गया और 2018 में लॉन्च किया गया। एडीआर बनाम यूओआई मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित मतदाताओं की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। चुनावी बॉन्ड के बारे में, चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है, जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था। यह योजना किसी भी व्यक्ति को 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के मूल्य वर्ग तक के चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देता है।
बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक दल के निर्दिष्ट खाते में ही भुनाए जा सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखा से 1000, 10,000 और 1 लाख आदि के गुणकों में किसी भी मूल्य के लिए जारी किया जाता था। इस पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता था। 15 दिनों की समय अवधि थी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान किया गया था। यह योजना के तहत बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए और लोकसभा के चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिनों के लिए खरीद के लिए उपलब्ध थे। CMS COP 14 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच समरकंद, उज्बेकिस्तान में वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में CMS की 14वीं बैठक आयोजित की गई। नारा था, स्लोगन था, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। CMS के बारे में आइए जानते हैं। प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिकों और विभिन्न हितधारकों का त्रैवार्षिक आयोजन है। UNEP के तहत यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन 1979 के रूप में जाना जाता है। 1 नवंबर 1983 को लागू हुआ था। भारत ने 1983 में गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके 2 परिशिष्ट हैं। परिशिष्ट 1 है संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियां, दूसरा है प्रवासी प्रजातियां जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता। भारत ने 22 फरवरी 2020 को गांधीनगर में COP 13 की मेजबानी की थी। COP 14 के परिणाम, पारिस्थितिकी संपर्क पर वैश्विक भागीदारी GPSC की शुरुआत की गई। CMS परिशिष्टों में संशोधन किया गया जिसमें 14 अतिरिक्त प्रजातियां शामिल है। 6 नई प्रजातियों के लिए नई समन्वित कार्रवाई बढ़ाई गई है। मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए एक पहल पर समझौता हुआ है जिसकी समन्वय इकाई भारत में स्थापित की जाएगी। CMS COP 15 2026 जो है ब्राजील द्वारा आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है इनसैट 3DS सैटेलाइट। 17 फरवरी को इसरो और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के बीच एक संयुक्त प्रयास GSLV F14 का उपयोग करके लॉन्च किया गया। यह GSLV का 16वां मिशन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित तीसरी पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह का अनुवर्ती मिशन है। मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए भूमि, महासागरों, सतहों की मौसम संबंधी अवलोकन और निगरानी को बढ़ाने का डिजाइन किया गया है। अगला है मिशन के प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी की सतह की निगरानी करना, मौसम संबंधी महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में महासागरीय अवलोकन और उसके पर्यावरण का संचालन करना, वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों को ऊर्ध्वाधर रूपरेखा प्रदान करना, डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म DCP से डेटा संग्रह और डेटा प्रसार क्षमताएं प्रदान करना, उपग्रह सहायता प्राप्त खोज और बचाव सेवाएं प्रदान करना। जेनोन इंडिया प्रोजेक्ट GIP। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 10,000 जीनोम अनुक्रमण परियोजना को पूरा होने की घोषणा की है। जीनोम अनुक्रमण एक प्रयोगशाला विधि है जिसका उपयोग किसी भी विशिष्ट जीव के संपूर्ण आनुवंशिक मेकअप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जीनोम अनुक्रमण DNA या RNA के भीतर पाई जाने वाली आनुवंशिक जानकारी को पढ़ और व्याख्या कर सकता है। मानव जीनोम DNA से बने होते हैं। GIF के बारे में है कि 10,000 भारतीय जीनोम अनुक्रमित करने का लक्ष्य। यह 20 राष्ट्रीय संस्थानों का संघ है। केंद्रीय समन्वयक सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलुरु, इसकी घोषणा 2020 में की गई थी। इस परियोजना के तहत फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र में 8 पेटाबाइट्स के विशाल डेटा सेट संग्रहित किया गया है। संबंधित तथ्य है 1970 के दशक में फ्रेडरिक सेगर ने पहले अनुक्रमण विधि विकसित की। 1990 में मानव जीनोम परियोजना की शुरू की गई और 2003 में पूरी हुई। भारत में CSIR ने 2009 में पहला मानव जीनोम अनुक्रमण तैयार किया। आदर्श आचार संहिता 16 मार्च को चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव करने की घोषणा की और आदर्श आचार संहिता MCC लागू की। आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है जो बताता है कि चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कैसा आचरण करना चाहिए। पृष्ठभूमि 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान क्या करे क्या न करे की एक छोटी सूची जारी की गई। 1991 में कोड को समेकित किया गया और राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार किया गया। MCC को हरबंश सिंह जलाल बनाम UOI केस 2001 में न्यायिक मान्यता मिली। हरबंश सिंह जलाल। उद्देश्य एवं विशेषताएं, यह लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उपचुनावों के दौरान लागू होता है। जनमत और एग्जिट पोल का विनियमन, सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध, इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं।
अस्थायी समिति ने 2013 में आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की थी। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी किया गया है। यह इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। संबंधित तथ्य है, भारत में लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक रूप से कार्यरत है। 62% अकुशल आकस्मिक कृषि श्रमिकों और निर्माण क्षेत्र के 70% श्रमिकों को 2022 में निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में रोजगार के परिणाम खराब है। भारत में 2030 तक लगभग 40% प्रवासन दर होने की उम्मीद है और शहरी आबादी 607 मिलियन तक पहुंच जाएगी। निर्माण क्षेत्र उच्च रोजगार लोच बनाए रखता है। शिक्षित युवाओं ने बेरोजगारी के बहुत अधिक स्तर को अनुभव किया है और यह फिर से पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक है। केवल 4% युवाओं के पास औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच है। कच्चा थिबू द्वीप विवाद, प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में इस बात का उजागर करने के बाद यह चर्चा में है। द्वीप के बारे में क्या है, 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना था कच्चा थिबू द्वीप। यह पाक जल संधि में एक स्थित निर्जन द्वीप है। यह 285 एकड़ में विस्तृत है। भारतीय तट से 33 किलोमीटर दूर है, जो रामेश्वरम के उत्तर पूर्व और श्रीलंका के डेल्फट द्वीप से 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यह सेंट एंथोनी चर्च है जो 20वीं शताब्दी में बना है। पृष्ठभूमि है, प्रारंभ में यह रामेश्वरम के रामानाद साम्राज्य के स्वामित्व में था। ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत 1974 में भारत सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। भारत ने 1976 में इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के अपने अधिकार छोड़ दिए। नोट में क्या है, सेंट एंथोनी को मछुआरों का संरक्षक संत माना जाता है। उनका जन्म 1195 में लिस्बन में हुआ था, सेंट एंथोनी को। इंडिया एआई मिशन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए 10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी है। उद्देश्य है व्यापक परिस्थितियां तंत्र बनाना, एआई नवाचार को बढ़ावा देना, सभी क्षेत्रों में एआई के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सामाजिक लाभ के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना। विजन है भारत में एआई बनाना और एआई को भारत के लिए काम करना। नोडल मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया एआई। मिशन के घटक 10,000 से अधिक जीपीयू या उससे अधिक के सुपर कंप्यूटिंग क्षमता विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। एआई को एक सेवा के रूप में पेश करने और एआई इनोवेटर्स को पूर्व प्रशिक्षित मॉडल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इंडियन एआई इनोवेशन सेंटर स्वदेशी बड़े मल्टी मॉडल एलएमएम के विकास और तैनाती का कार्य करेगा। इंडिया एआई डेटा सेंट प्लेटफॉर्म एआई इनोवेशन के लिए गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेंट तक पहुंच को सुव्यवस्थित करेगा। भारत भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब स्थापित किए जाएंगे। स्नातक, मास्टर स्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए एआई पाठ्यक्रमों की अवधारणा बनाई जाएगी। डीप टेक एआई स्टार्टअप और भविष्य की एआई परियोजनाओं को निधि देगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग के वेबसाइट से यह लिया गया है। यह चौथा संस्करण है। इसका आदर्श वाक्य है, भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। इसे नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी किया है। पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया था। इस संस्करण में 16 लक्ष्य और 113 संकेतक, लक्ष्य 17 शामिल है। देश के लिए कुल एसडीजी स्कोर 2023-24 के लिए 71 है। 2020-21 में 66 था। उत्तराखंड और केरल 79 अंकों के साथ राज्यों में शीर्ष पर है, जबकि चंडीगढ़ 77 अंकों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर है। बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख 65 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। 2018 में सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम है। कुल 32 राज्य केंद्र शासित प्रदेश अग्रणी श्रेणी में है। स्कोर 65 से 99 में है। प्रदर्शन श्रेणी 50 से 64 में 4 राज्य है, बिहार, झारखंड, नागालैंड और मेघालय। आकांक्षी 0 से 49 और अचीवर 100 श्रेणी के अंतर्गत कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। एसडीजी 1 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु, स्कोर 92 है और बिहार स्कोर 39 अंतिम स्थान पर है। एसडीजी 2 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केरल है, स्कोर 84 और बिहार का स्कोर 24 है, अंतिम स्थान पे है। अब आइए जानते हैं बिम्स्टेक के बारे में।
मार्च 2022 में श्रीलंका में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया भी गया। यह चार्टर बिम्स्टेक को राज्यों या संगठनों से पर्यवेक्षक या यहां तक कि सदस्य बनने के अनुरोधों को स्वीकार करने की अनुमति देता है। बिम्स्टेक के बारे में है कि यह संगठन में बंगाल की खाड़ी के तटीय और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित 7 सदस्य देश शामिल है, अर्थात भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। दिसंबर 1997 में म्यांमार और 2004 में भूटान और नेपाल के शामिल होने के बाद इसे शुरू में बिम्स्टेक कहा जाता था, अब बिम्स्टेक कहा जाने लगा है। बिसट ईसी कहा जाता था, अब बिम्स्टेक कहा जाता है। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया था। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अनुमानित जनसंख्या 1.8 बिलियन, वैश्विक जनसंख्या का 22% और जीडीपी का 4.5 ट्रिलियन डॉलर है, वैश्विक जीडीपी का 4.5। बिम्स्टेक का सचिवालय ढाका 2014 में स्थापित हुआ था और अभी महासचिव है इंद्रमणि पांडे। कौन है? इंद्रमणि पांडे। इजराइल हमास युद्ध की बात करते हैं तो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के तहत जवाबी हमला किया। ये दोनों ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। हमास या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। राफा क्रॉसिंग गाजा के दक्षिण भाग भूमध्य सागरीय तट पर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित मिस्र के सिनोई प्रायद्वीप की सीमा पर अल अक्सा मस्जिद पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है और मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है अल अक्सा मस्जिद। कुछ संबंधित तथ्य या समय रेखा देख लेते हैं। 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ और उसने कई युद्ध लड़े। 1948 में अरब इजराइल युद्ध हुआ, 1956 में सुएज संकट, 1967 में 6 दिवसीय युद्ध। इजराइल ने पश्चिम तट, गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स सीरिया से और सिनाई प्रायद्वीप मिस्र पर नियंत्रण कर लिया। योम किप्पुर युद्ध 1973, इसे रमजान युद्ध और अक्टूबर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। मिस्र और सीरिया ने सिनाई प्रायद्वीप और गोलान हाइट्स को वापस लेने का प्रयास किया। कैंप डेविड समझौता 1978, इजराइल और मिस्र के बीच शांति संधि, इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को वापस कर दिया। ओस्लो समझौता 1993, 2 राज्य समाधान का कार्यान्वयन, भारत 2 राज्य समाधान के पक्ष में। 26 अक्टूबर 1994 को इजराइल और जॉर्डन ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। इंतिफादा 1987 से 1990 तक पहला इंतिफादा और 2000 से 2005 तक दूसरा इंतिफादा। इंतिफादा का अर्थ है इजराइल के खिलाफ तीव्र फिलिस्तीनी विरोध की अवधि। 6 दिसंबर 2017 को यूएस ने औपचारिक रूप से यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। अब्राहम समझौता 2020, यह इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता है। राम मंदिर टाइमलाइन के माध्यम से पृष्ठभूमि 1528 बाबर के अधीन मुगल कमांडर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। 1859 ब्रिटिश ने इस स्थल को 2 अलग अलग खंडों में विभाजित किया। मुसलमानों को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी गई, जबकि हिंदुओं को बाहरी प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दी गई। उन्हें 1862 से 63 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया। 1949 सरकार ने इसे विवादित संपत्ति घोषित किया। 1976-77 में बीबी लाल के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई किया गया। 6 दिसंबर 1992 को भीड़ द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। 16 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया। किस आयोग का? तो लिब्राहन आयोग का। 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विवादित स्थल को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच साझा करने का फैसला सुनाया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी और अयोध्या में ही जमीन का अलग टुकड़ा मुस्लिम समूहों को दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन किया गया, जिसके सचिव चंपत राय और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास बनाए गए। 5 जजों के बेंच द्वारा फैसला, उनके सदस्य निम्नलिखित हैं। जीसीआई का रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबड़े, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्रतिष्ठापन हुआ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। मंदिर पारंपरिक नागर शैली में बनाई गई है।
वास्तुकार चंद्रकार बी सोमपुरा ने अपने दो बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर इसे डिजाइन किया है। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा निर्मित है। टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर लिमिटेड TCEL प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी। 5 मंडप है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है। मंदिर 3 मंजिला है, प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची है। इसमें कुल 392 खंभे और 44 दरवाजे हैं। 392 खंभे, 44 दरवाजे हैं। लंबाई 380 फीट, पूरब से पश्चिम, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम का 5 वर्ष का बाल रूप है, जिसे बालक राम नाम दिया गया है। परिसर के चारों कोनों पर सूर्यदेव, देवी भागवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर है। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, निषाद, राजा माता सबरी, जटायु और देवी अहिल्या को समर्पित है। नोट में भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया। अरुण योगीराज द्वारा निर्मित 51 इंच की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौंझिया गांव, अब कर्पूरी गांव, समस्तीपुर में हुआ और 17 फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया। जन नायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की। ताजपुर विधानसभा से 2 बार वह बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए। कब 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से। ये 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। 1977 में थोड़े समय के लिए वे सांसद भी बने हैं। 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया और मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्यता विषय के रूप में हटा दिया। इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला ने 1978 से 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना 2 जनवरी 1954 को। किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। इनमें किन को दिया गया? कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंहा राव और MS स्वामीनाथन को। लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंहा राव, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1954 से पहले प्राप्तकर्ता श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णा और CB रमन थे। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। टोटल कितने लोगों को मिल चुका है? 53 व्यक्ति को मिल चुका है। भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी के बारे में जान लेते हैं कि श्री लालकृष्ण आडवाणी को 50वें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई। इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। वर्ष 1942 में वो RSS से जुड़े और वर्ष 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे नेत्रा के उपनाम से एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते थे, नेत्रा उपनाम से। आपातकाल के दौरान उन्हें बेंगलोर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1979 में द पीपल बेट्रेड पुस्तक लिखी। इनकी आत्मकथा किताब का नाम माई कंट्री माई लाइफ है। माई कंट्री माई लाइफ है। उन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा 25 सितंबर 1980 को शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को रात को समस्तीपुर में गिरफ्तार किया गया। 6 दिसंबर 1992 को रथ यात्रा ने अयोध्या में प्रवेश किया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। उनके नेतृत्व में कुछ अन्य यात्राएं हुआ: जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा, भारत उदय यात्रा। राजनीतिक करियर की बात करें तो 1967 से 1970 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष और 86 में भाजपा के अध्यक्ष बने। 77 में जनता पार्टी सत्ता में आए और वह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री बने। राज्यसभा में सदन के नेता भी चुने गए।
1989 में पहली बार नई दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 7 बार लोकसभा के, 1 बार नई दिल्ली से, 6 बार गांधीनगर सीट से और 4 बार राज्यसभा के सदस्य बने हैं। 2002 से 2004 तक वे भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए और 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। वह 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी रहे हैं। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के बारे में जान लेते हैं। जन्म 23 दिसंबर 1902 मेरठ उत्तर प्रदेश में। हाल ही में 51वें भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। वे 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकार में संसदीय सचिव बने। उन्होंने 1907 में भारतीय क्रांति दल के नेता से अपनी पार्टी बनाई और बाद में इसका नाम बदलकर लोक दल कर दिया, चौधरी चरण सिंह। 1967 में और फिर 1970 में यूपी के वे 5वें मुख्यमंत्री बने। भारत के 3रे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी बने। वित्त और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 20 अगस्त 1979 को उनको मृत्यु हो गई और उनके लिए किसान घाट के नाम से एक स्मारक बनाया गया, किसान घाट। प्रसिद्ध कृतियां की बात करते हैं इनका, तो किसानों के लिए उनके योगदान के कारण 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जा रहा है, उनके प्रयासों के कारण उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 1952 पेश किया गया। कृषि विषय पर उन्होंने किताबें लिखी, भारत की आर्थिक नीति, गांधीवादी खाका और भारत की आर्थिक दुस्वप्न, कारण और उपचार। उनके महत्वपूर्ण प्रकाशन जमींदारी उन्मूलन, सहकारी खेती का एक्सरे, भारत की गरीबी और उसके समाधान आदि। भारत रत्न मामला पार्टी वेंकट नरसिम्हा राव यानी पीबी नरसिम्हा राव। जन्म 28 जून 1921 को तेलंगाना में। वे 52वें भारत रत्न से सम्मानित किए गए। 1971 में वह आंध्र प्रदेश के 4थे मुख्यमंत्री बने। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार में उन्होंने गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने केंद्रीय विदेश, मानव संसाधन विकास और रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 21 जून 1991 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल के दौरान बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। 23 दिसंबर 2004 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके लिए ज्ञान भूमि के रूप में एक स्मारक बनाया गया। प्रसिद्ध कृतियां, उन्होंने स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास बेई पदागलू का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफान प्रकाशित किया। उनकी आत्मकथा द इनसाइडर 1998 में प्रकाशित हुआ। द इनसाइडर। एलपीजी सुधार पेश किए। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की। उनके कार्यकाल के दौरान 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन भी पारित हुआ। अब आइए देखते हैं भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन के बारे में। 7 अगस्त 1925 का जन्म हुआ था, 28 सितंबर 2023 का निधन। हाल ही में 53वें भारत रत्न से सम्मानित किए गए। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। 1961 से 1972 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक रहे। 72 से 79 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। 79 से 80 कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव। 82 में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष रहे। 2007 से 2013 तक राज्यसभा से संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान, 1971 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार। 94 में यूएनईपी ससाकावा पर्यावरण पुरस्कार। 1999 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक। 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान की बात करें तो 1961 में एमएस भटनागर पुरस्कार। 1967 में पद्मश्री। 72 में पद्म भूषण। 89 में पद्म विभूषण। 99 में शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। और 2004 में जो 2024 में मिला, क्या मिला? भारत रत्न मिला। क्या है? भारत रत्न मिला। 16वां वित्त आयोग की बात करते हैं तो भारत सरकार ने भारत के राष्ट्रपति को मंजूरी से अनुच्छेद 280(1) के तहत 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे। सदस्य अजय नारायण झा, सौम्या क्रांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू एवं मनोज पांडा। कार्य क्षेत्र क्या है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना। इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांत का निर्धारण करना। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान के नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना है। आयोग आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण की वर्तमान व्यवस्था की भी समीक्षा करेगा और उस पर उचित सिफारिशें करेगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह थे और इसकी अवधि 2020 से 21 से लेकर 2025-26 तक थी।
16वां वित्त आयोग 5 साल की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक के लिए गठित किया गया है। इसकी अवधि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी और इसे अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपनी है। 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार के 1 पद भी सृजित किया गया है। विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा। बिहार के झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल संसद में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग हाल ही में उठाया, लेकिन 2024-25 बजट में केंद्र सरकार ने वित्त आयोग का हवाला देते हुए भविष्य में बिहार आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया। विशेष राज्य श्रेणी को 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पेश किया गया था। यह राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिया गया एक वर्गीकरण है। विशेष राज्य के लिए क्या मानदंड है? तो पहाड़ी और कठिन इलाका होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप रणनीतिक स्थान, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन, राज्यों के वित्त की गैर व्यवहार प्रकृति। उपरोक्त मानदंड गॉडगिल फार्मूला पर आधारित है। विशेष राज्य से लाभ क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90% केंद्र वहन करता है। खर्च न किया गया पैसा लैप्स नहीं होता है और अगले वित्तीय वर्ष में चला जाता है। राज्यों को अन्य महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी आदि में रियायत। केंद्र के सकल बजट का लगभग 30% भी उनके पास जाता है। वर्तमान एमएससी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है। 14वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% करने का भी सुझाव दिया है। भारत में अपराध रिपोर्ट 2022। दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं। प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर 2021 में 445.9 से घटकर 2022 में 422.2 हो गई है। 2022 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.45 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। 2022 में प्रति लाख महिला जनसंख्या पर अपराध 66.4 थे। दिल्ली देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में शीर्ष पर है, जबकि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में सबसे आगे है। SC/ST के खिलाफ अपराध के मामले में 3 प्रमुख राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत में सबसे सुरक्षित शहर के रूप में उभरा है, उसके बाद पुणे और हैदराबाद। महाराष्ट्र में सबसे अधिक आत्महत्याएं हुई है, इसके बाद तमिलनाडु में और उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान रहा है। कुछ नोट देख लेते हैं। NCRB की स्थापना 1986 में हुई थी और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। NCRB ने 4 रिपोर्ट प्रकाशित की हैं। भारत में अपराध, भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं, जेल सांख्यिकी, गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर जो है रिपोर्ट। अब देखते हैं COP28। UNFCCC की पार्टियों के सम्मेलन का 28वां सत्र 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। COP28 के नतीजे 4 स्तंभों के अंतर्गत शामिल है। पहला स्तंभ है कि एक उचित, व्यवस्थित और न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से ट्रैक करना। 2030 तक दुनिया को स्थापित न बिखरने ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना से कम 11,000 गीगावाट तक करना। 2030 तक हर साल ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर 2% से दोगुनी होकर 4% से अधिक हो जाएगी। तेल और गैस डिकार्बोनाइजेशन चार्टर के 52 हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शुद्ध शून्य संचालन के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रांस के नेतृत्व में कोल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर लॉन्च किया गया है, जो कोयले से स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण की सुविधा प्रदान करेगा। दूसरा स्तंभ है जलवायु वित्त को ठीक करना, हानि एवं क्षति, लॉस एंड डैमेज निधि का संचालन, ग्लोबल कूलिंग प्रतिज्ञा 66 राष्ट्रीय हस्ताक्षरकर्ता 2050 तक शीतलन संबंधी उत्सर्जन में 68% की कमी के लिए प्रतिबद्ध है, हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। तीसरा स्तंभ है लोगों के जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना, सतत कृषि, लचीली खाद्य प्रणाली और जलवायु कार्रवाई पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा का शुभारंभ। जलवायु कार्रवाई के लिए गठबंधन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप CHMP लॉन्च किया गया है। चौथा स्तंभ है हर चीज को पूर्ण समावेशिता के साथ रेखांकित करना, युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति। COP28 जेंडर रिस्पॉन्सिबल जस्ट ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन पार्टनरशिप लॉन्च की गई। जलवायु कार्रवाई पहल के लिए खेलों पर रणनीति की प्रस्तुति की गई। नोट में कुछ देख लेते हैं। COP28
जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ने में मदद करने के लिए कमजोर देश के लिए नुकसान और क्षति कोष को मंजूरी दी गई है। इस कोष में यूएई ने $100 मिलियन, यूरोपीय संघ ने $275 मिलियन, यूएसए ने 17.5 मिलियन डॉलर, जापानी ने $10 मिलियन योगदान देने का वादा किया है तथा इसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में COP33 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में करने का प्रस्ताव दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में स्वीडन के पीएम उल्फ क्रिस्टर्सन, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप्स जेनसिटो न्यूसी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अब आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू किया गया। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि है 2023-24 से 2025-26 तक। कुल परिव्यय 24,104 करोड़ रुपया। उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। योजना इस पर केंद्रित है पक्के मकानों का प्रावधान, मोबाइल टावरों की स्थापना, पाइप से जलापूर्ति, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण, संपर्क सड़कें, दवा के साथ मोबाइल मेडिकल इकाइयां, छात्रावासों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल को बढ़ावा देना, 0.3 किलोवाट सौर ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान करना। अगला देखते हैं वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं। अधिनियम के तहत निम्नलिखित छूट है। रेल लाइनें या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि, गतिविधियां जैसे चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन, सिल्वीकल्चर और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक वन भूमि प्रस्तावित है। नोट में है यह अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित किया है। बिहार में जाति आधारित जनगणना पर आइए देख लेते हैं। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी किया। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13.07 करोड़ है। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी 36.01% है, पिछड़ा वर्ग बीसी 27.12% है, अनुसूचित जाति 19.65 है, अनुसूचित जनजाति 1.68 और सामान्य वर्ग 15.52% है। यहाँ पर देख लीजिए आबादी जो है यादव का सबसे ज़्यादा है 14.26%, फिर रविदास के 5.2, कोयरी के 4.2, ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.4%, मुसहर 3.08, भूमिहार 2.86, कुर्मी 2.8, मल्ला 2.60, बनिया 2.31 और कायस्थ 0.60% है। बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। पृष्ठभूमि क्या है कि आखिरी बार एसईसीसी के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। दूसरा, पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग 1979 में गठित, 1980 में प्रतिवेदन समर्पित तथा 1990 में इसे लागू किया गया। अनुमान लगाया गया ओबीसी आबादी 52% है। इसी के आधार मानते हुए बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थान में 65% सीट आरक्षित किया था, जो पहले 50% था, लेकिन पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को इसे रद्द कर दिया और 29 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर रोक नहीं लगाया। 29 जुलाई को नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 यह 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है, जबकि यह 128वां संविधान संशोधन बिल है। विधेयक के उद्देश्य है कि यह लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यह मौजूदा एसएससी और एसटी आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित करता है। सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित की जाएगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। अनुच्छेद 330A या 332A को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 170(3) और 82 में संशोधन किया जाएगा। परिसीमन के लिए लोकसभा में सिर्फ 2 AIMIM सांसदों ने इसका विरोध किया। 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। G20 दिल्ली घोषणा पत्र में प्रावधान है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोड मैप,
महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, G20 में पहली बार UNGA 75/1 UNSC सुधार पर समझौता, अफ्रीकी संघ सम्मिलित, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। अगला है PM विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता देने के लिए नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा योजना शुरू की। नोडल एजेंसी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है। अवधि है वित्तीय वर्ष 23-24 में वित्तीय वर्ष 27-28 तक। अब तक प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ है और इसमें 18 पारंपरिक क्षेत्र शामिल है। कौन कौन है? कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, विपणन समर्थन, डिजिटल लेन देन के प्रोत्साहन, PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID। इतना जो है इसका उद्देश्य है। सॉरी, कौन कौन नहीं है, इसका उद्देश्य है। पात्रता है न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगर या शिल्पकार होंगे। नोट 2024-25 के बजट में 4824 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त, CEC और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि विधेयक 2023। प्रावधान क्या है? यह चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 की जगह लेगा। CEC और EC की नियुक्ति चयन समिति, प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगा। CEC और EC का वेतन और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होगी। पहले यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर थी। इससे पहले अनूप बर्नवाल बनाम EOI मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति EC और CEC की नियुक्ति सलाह समिति के परामर्श के तहत करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। कंपनी की श्रेणियां देख लेते हैं। कंपनी की 3 अलग अलग श्रेणियां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, अर्थात महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न है। 13 महारत्न कंपनियां हैं। 13वां महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ऑयल इंडिया लिमिटेड है। अगस्त 2024 तक भारत में 21 नवरत्न कंपनियां हैं। 21वीं नवरत्न मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। 20वां इरिडा है। महारत्न के मानदंड है नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो, 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए, 3 साल के लिए औसत वार्षिक नेटवर्थ निबल मूल्य 15,000 करोड़ होना चाहिए, कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो, महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होना चाहिए। नवरत्न की मानदंड मिनी रत्न 1 अनुसूची A का दर्जा प्राप्त हो, पिछले 5 वर्षों में 3 वर्षों की रेटिंग अच्छी या उत्कृष्ट हो, 6 प्रदर्शन संकेतों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर भी हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सबसे पहले 1966-67 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया था। बुआई की शुरुआत में कृषि लागत और मूल्य आयोग CSCP की सिफारिशों पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा MSP का वाणिज्यीकरण किया गया। 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित मूल्य की घोषणा की गई। MSP से जुड़ी कुछ शर्तें: A2 किसानों द्वारा रसायन उर्वरक, बीज और किराए पर श्रम खरीदने के लिए किया गया व्यय है। A2+FL A2 पारिवारिक श्रम के रूप में निहित लागत के साथ। C2 इसे A2+FL के साथ निश्चित पूंजीगत संपत्ति और किसानों द्वारा भुगतान किया गया किराया शामिल है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश से 2004 सरकार के उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक MSP बढ़ाना चाहिए, यानी MSP लागत C2+50% होना चाहिए। लेकिन सरकार लागत की गणना 1.5 गुना A2+FL के रूप में करती है। भारत का नया संसद भवन जो बनकर उद्घाटन हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को इस नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया गया। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। बिमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया है। नए संसद भवन की विशेषता इसका आकार त्रिकोणीय है। नए संसद भवन में 6 द्वार है: गज द्वार, अश्व द्वार, सरदूला द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार, मकर द्वार। संसद भवन में राजस्थान में लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर का। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है। इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है तथा इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है।
नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष के में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। अब कुल मिलाकर 1272 सीट हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा है और तमिल संस्कृति की शान भी रहा है। यह राजदंड 5 फीट लंबा है और इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, वही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी आकलन रिपोर्ट इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट इस फोरम द्वारा संकलित और 2 अप्रैल 2024 को इसरो द्वारा जारी किया गया। भारतीय परिदृश्य भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर अब तक 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिनमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों के उपग्रह भी शामिल है। 31 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रहों की संख्या लियो लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो में जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 है। इसके अलावा 2023 के अंत तक 3 भारतीय अंतरिक्ष मिशन भी सक्रिय थे। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, आदित्य 11, चंद्रयान 3 का पॉपुलेशन मॉड्यूल। 2023 तक भारतीय प्रक्षेपणों में कुल 32 रॉकेट निकायों की कक्षा में स्थापित किया गया है। PSLV C3 को ऊपरी चरण 2001 में आकस्मिक रूप से टूट गया था और 371 मलबा उत्पन्न हुआ था। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह, 8 रॉकेट निकाय POEM-2 सहित अपनी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किए गए हैं। अब आइए देखते हैं विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट खास जो है कृषि संगठन द्वारा जारी की गई है। यह वैश्विक मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति, प्रवृत्तियों और अनुमानों का विश्लेषण करती है। विश्व में कुल मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 2022 में 223.2 मिलियन टन के सर्वकालिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया। एशियाई देशों ने 70% जलीय जानवरों को उत्पादन किया। इसके बाद यूरोप और लैटिन अमेरिका के देशों का स्थान रहा। मुख्य जलीय पशु उत्पादक देश है चीन 36%, भारत 8% और इंडोनेशिया। भारत में स्थिति, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया, जो वैश्विक उत्पादन का 8% है। यह देश के सकल मूल्यवर्धन GBA में लगभग 1.09% और कृषि GBA में 6.724% से अधिक का योगदान देता है। यह क्षेत्र देश में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का साधन है। अब आइए देखते हैं सबसे आखिरी न्यूज, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 और यह 8वां संस्करण है। जारी करता है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया। वर्ष 2023 सर्वेक्षण का विषय है अपशिष्ट से धन, बेस्ट टू वेल्थ। वर्ष 2024 सर्वेक्षण का विषय कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिपोर्ट में सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्षों से अकेले शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर मध्य प्रदेश का 1 नंबर पर, दूसरा सूरत गुजरात, तीसरा नवी मुंबई महाराष्ट्र। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य पहले महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। सबसे कम स्वच्छ शहर कोलकाता पश्चिम बंगाल, आसनसोल पश्चिम बंगाल, हावड़ा पश्चिम बंगाल। सबसे कम स्वस्थ राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उसके बाद राजस्थान का। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के सासवट सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। पाटन और लोनावला को क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान मिला। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड नौरोजाबाद मध्य प्रदेश में दिया गया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड पणजी गोवा को दिया गया। वाराणसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया। दूसरा स्थान प्रयागराज को रहा। मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित हुआ। महू छावनी। वर्ष 2023 के सर्वेक्षण में कुल 4477 शहरी स्थानीय निकाय, 61 छावनियां एवं 88 गंगा के किनारे वाले शहर ने भाग लिया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला। स्वच्छ भारत मिशन 2024 के लिए गान था, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, नया प्रकल्प है। यह था न्यूज@ 365। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।